Jai Hind aspirants, welcome to the channel. It's a fine monsoon morning today, so good morning to all of you. और आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर योर डिफेंस एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट बाय अडॉप्टिंग अ जीरो बजट स्टडी मेथड। तो होगा ये कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था और बिना कहीं पे कोचिंग किए या ज़्यादा पैसा खर्चा किए how I was able to get the second highest marks in the OTA written exam of 2020. So, without wasting any time, let's begin. Okay, so this exam was CDS 1 2020. Now, my mathematics being a weaker part, मैंने कभी IMA का attempt उसमें दिया नहीं था. सिर्फ एक पहला attempt मैंने दिया था, उसके बाद I did not go for mathematics. So all my marks that you will see are for the OTA entry. So this was the CDSE first exam of 2020 और इसका जब रिटर्न का स्कोर आया था लगभग एक साल बाद तो आई हैड द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स ऑल ओवर इंडिया which was around 114. Now interestingly the candidate who got recommended first जो OTA में उस टाइम पहला बंदा अकेडमी गया था he got 98 marks in SSB and 117 I guess in written exam और उसी एंट्री में मैं हो गया था कॉन्फ्रेंस आउट तो मैं रिकमेंड हो नहीं पाया अदरवाइज इफ आई वुड हैव गॉट रिकमेंडेड मे बी आई कुड हैव जॉइन दी ओटीए चेन्नई बट वो हो नहीं पाया था ओके सो दीज आर माय मार्क्स सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2019 अब उस समय आप ये मेरे मार्क्स हैं सीडीएस आपको पता है एफकेट भी साल में 2 बार होती है सो ये दोनों एग्जाम के मार्क्स है 1 एंड 2 सो धीरे धीरे प्रोग्रेशन हुआ है सिर्फ 2021 जो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था उसमें मेरा एक मार्क चला गया Now, interestingly, in the 2020 exam, where I got 114, the SSB marks were actually very less. जो पहला बंदा recommend हुआ है उसको मिले थे 98. SSB लगभग 300 मार्क्स की होती है आई गेस सो 300 में से सिर्फ 98 बट ही गॉट एन एंड ही गॉट 117 इन रिटर्न तो 117 प्लस 98 आप 600 में से टोटल निकाल लो कितना बनता है क्योंकि फिर आगे और 300 मार्क्स जो है वो मेडिकल के लिए होते हैं और ऐसा कुछ मिला के 900 में से आपकी टोटल बनती है सो दीज वे माई मार्क्स एफकेट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज एफकेट का पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है सीडीएस का मुझे ज़्यादा टफ लगता है स्पेशली जीके और इंग्लिश का लेवल अगर आप देखो नाउ द ब्रेकअप ऑफ दिस 114 इज आई हैड अराउंड 41 मार्क्स इन द जीके एंड अराउंड 80 और 79 मार्क्स इन द इंग्लिश पेपर तो उस तरह से वो ब्रेकअप है विच इज सफिशिएंट टू टेल यू कि जीके में अगर आपके 40 नंबर भी आते हैं तो आप टॉप लेवल पे स्कोर कर सकते हो अब ये मैंने किया कैसे तो इसकी बात मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू कोस्ट गार्ड मैंने ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज कोस्ट गार्ड में जितने एसएसबी मैंने दिए इंक्लूडिंग द वन जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था तो वो रिटर्न एग्जाम नहीं लेते वो सीधा आपको एसएसबी के लिए बुलाते हैं तो उसमें कोई आपका एज सच स्कोरिंग नहीं है Now, the exam preparation strategy that I have understood after so many attempts, after guiding so many aspirants who eventually got in, but I unfortunately couldn't get in. So, anyways, जो एक मुझे experience overall इसमें से आया है that you prepare for any exam in the reverse mode. For example, if you are targeting defense exams, तो सबसे पहले आपने तैयारी करनी चाहिए खुद को मेडिकली और फिजिकली फिट बनाने के लिए ठीक है क्योंकि उसको अचीव होने में टाइम लगेगा तो आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो रिवर्स में होना चाहिए कि सबसे पहले अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान दो क्योंकि वो चेंज होने में बॉडी में टाइम लगता है देन यू काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर दी एसएसबी क्योंकि वो फिर पर्सनैलिटी में चेंज आने में टाइम लगता है एंड इन दी एंड एट दी थर्ड लेवल यू प्रिपेयर फॉर योर रिटर्न एग्जाम या कंप्यूटर टेस्ट जो आपका रहेगा क्यों मैंने ये उल्टा बोला है क्योंकि ये देखो रिटर्न की तैयारी 3-4 महीने में हो जाती है मैक्सिमम मैं 3 महीने से ज़्यादा पढ़ता नहीं था डेली 3-4 घंटे की पढ़ाई होती थी बस तो रिटर्न एग्जाम आप 3 महीने में निकाल सकते हो पर्सनैलिटी बदलने में शायद 1-1.5 साल लग जाए और मेडिकल चेंजेस बॉडी में आने में शायद 2-2.5 साल लग सकते हैं तो अगर आप में कमी है अगर आपके जैसे फ्लैट फुट है या आप भाग नहीं पाते हो स्टेमिना कम है मसल स्ट्रेंथ कम है तो वो चेंज होने में टाइम लगेगा ना 3-4 महीने में तो नहीं होगा तो इसीलिए किसी भी एग्जाम को टारगेट करते समय ये रिवर्स प्रिपरेशन आपने ध्यान में रखना है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट
दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, यू स्टडी द एग्जाम। एग्जाम के सिलेबस की तैयारी करने से पहले एग्जाम को देखो कि एग्जाम क्यों है और किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए रखा है। उसका जब आप बैठ के थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि उसका जो सिलेबस है, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी होगी, इसमें कनेक्शन है। तो ये मुझे सेकंड अटेम्प्ट के बाद ध्यान में आया था। तो जब मैंने सिलेबस और फौज की ज़िंदगी इसको आपस में जोड़ा तो मुझे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स उसमें दिखते हैं। जैसे अगर आप एनालाइज करोगे तो पूरा डिफेंस एग्ज़ाम, रिटर्न एंड एसएसबी आपको प्रेशर में डालने के लिए बनाया गया है, टू चेक कि हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर। आपने आजकल यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे रिटायर्ड कमांडोज के, मिलिट्री ऑफिसर्स के, जो अपने एनकाउंटर वगैरह एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक कांस्टेंट फैक्टर उसमें है कि जब फटती है, जब अचानक से कहीं से गोली निकलती है और बहुत सारा प्रेशर आपके दिमाग पे आता है, तो आप रिएक्ट कैसे करते हो। आपने एसएसबी में भी देखा होगा, वो कहते हैं कि पहला रिस्पॉन्स आप नोट डाउन करिए पेपर में। तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या आता है जब आपको प्रेशर में डाला जाता है, ये आपको रिटर्न एग्जाम में भी दिखेगा, क्योंकि 2 घंटे में लगभग वो पेपर खत्म करना होता है। उसमें भी मार्किंग पैटर्न दिमाग खराब करने वाला रखा होता है जानबूझ के, कि करेक्ट आंसर के लिए 0.8 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग भी है अगर गलत हो गया। तो वो आपको प्रेशर में डालने के लिए बनाया जाता है। अब जैसा मैंने आपको मार्क्स में भी दिखाया, सिर्फ 40 मार्क्स थे जीके में, बट मोर देन सफिशियंट है ऑल इंडिया सेकेंड हाईएस्ट आने के लिए रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। तो जब आपको प्रेशर में डालते हैं तब आपको नहीं बताया जाता कि हाँ ये डुएबल है, हाँ ये अचीवेबल है। तो बहुत लोग तो रिटर्न एग्जाम के लेवल पे ही फंस जाते हैं। सो व्हाट यू डू इज, भले ही 5 दिन का एसएसबी का प्रोसीजर हो या रिटर्न एग्जाम का सिलेबस, उसको हमेशा मिलिट्री लाइफ से जोड़ के देखिए। तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्यों डाला गया है। क्यों चाहता है यूपीएससी की एक फौजी को इंग्लिश आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, जीके आना चाहिए। क्यों चाहता है एसएसबी की 5 दिन आप आके रहो। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है चैनल पे, यू कैन सी दैट। एज ऑफ नाउ हम सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे फोकस करेंगे। नाउ व्हेन यू मूव टू द रिटर्न एग्जाम, अब मैं ऐसे ही चला गया था अटेम्प्ट देने की, चलो करके देखते हैं क्या होता है 2019 में। अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर भी हो गया था, बट वो 81 मार्क्स हैं और उस टाइम कट ऑफ थी 75 या 77। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीडीएस और एफकेट के कट ऑफ काफ़ी ऊपर गए हैं। एफकेट तो हमेशा अब 150 प्लस में खेलता है। तो एफकेट का भी मैंने ऐसे ही मुंह उठाए दे दिया था अटेम्प्ट और वो निकल गया एग्जाम। बट नॉट एवरीबडी शुड डू दिस मिस्टेक, बिकॉज एक एक इम्पॉर्टेंट है, एक एक अटेम्प्ट, ठीक है। और वैकेंसीज अब दिन ब दिन कम हो रही है। तो रिटर्न एग्जाम का जब आपने ये मैंने ऊपर मेथड बताई ये कर ली, देन यू मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। मैक्सिमम 4 या 5 पेपर आपने लेने हैं, उससे ज़्यादा आपने उसके पीछे नहीं पड़ना है। 5 एफकेट के ले लो, 5 सीडीएस के ले लो, सीएपीएफ के ले लो, या और कोई एग्जाम आप दे रहे हो एसएससी बैंक पीओ वो ले लो। 5 या 6 पेपर में आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। अब इंटरेस्टिंगली मैंने एक और चीज़ करी थी कि इन सारी एग्जाम्स में एक कॉमन सिलेबस होता है। एक कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे यूपीएससी का सीडीएस है, एफकैट है और सीएपीएफ है। मैंने तो ये एग्जाम दिए थे। तो मैंने जब पेपर एनालाइज कर लिए, मैंने जब सिलेबस देख लिया, तो मुझे समझ आया कि जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक एप्टीट्यूड ये कॉमन सिलेबस है और करंट अफेयर तो है ही है। फिर मैंने अपना ये जो तीसरा पॉइंट है, फिर मैंने शेड्यूल इस तरह से बना लिया कि मुझे पढ़ाई ऐसी करनी है कॉमन सिलेबस की। यानी मैं एक चीज़ पढूं तो वो एक चीज़ मुझे 4 एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगी। समझ आई बात। तो ये जो कॉमन सिलेबस है इसकी पढ़ाई मैंने पहले किया, पहले के 2-3 महीने जो भी मेरा शेड्यूल था। उसके बाद बचे हुए 1-2 महीने में मैं या तो रिवीजन करता था, या जो एग्जाम स्पेसिफिक सिलेबस है, जो उन चारों एग्जाम में कॉमन नहीं है, मुझे अलग से पढ़ना है, मैं उसकी तैयारी करता था। सो कॉमन सिलेबस सबसे पहले, उसके बाद स्पेसिफिक सिलेबस, और आखिरी 15 दिन या 1 महीने में सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। अब ये जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो टाइम लगा के, घड़ी लगा के, अकेले में बैठ के करना और बिल्कुल टाइम फॉलो करना है। ऊपर मैंने बताया कि एनालाइज करते समय 4-5 पेपर काफ़ी है, बट जब नीचे प्रैक्टिस करते समय सॉल्व करोगे तो पिछले 10 साल के करो, 5 साल के करो, आपके ऊपर है। जितनी मेहनत कर सकते हो करो।
और एक बार आपने रट्टा मार लिया, बेसिक फैक्ट्स आपने रट लिए पूरे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। क्योंकि मैंने पर्सनली सॉल्व करते करते जितना सीखा है ना, उतना कभी पढ़ के नहीं सीखा। क्योंकि पढ़ते तो सभी है, बट सबका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो थियरी दिया है वो एज इट इज कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो जब आप 100 तरह के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको उनमें जो ऑप्शंस होता है ना, आंसर ऑप्शंस, उनके साथ खेलने की आदत लग जाएगी। और एक बार ये आदत लग गई, तो आपको फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। मेरा पर्सनली पूछा जाए तो मैंने कम से कम इन 3 सालों में 10-20 हज़ार, 10,000 एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए हैं सारे एग्जाम के मिला के। एमसीक्यू आ गया, फिर सीएपीएफ का ऐसे राइटिंग आ गया, 50-60 तो मैंने ऐसे लिख लिए थे खुद ही बैठ के। फिर हम उन्हें चेक भी कराते थे फैकल्टी से वगैरह। तो इतनी जब आपकी ऑन द जॉब प्रैक्टिस होगी, तब आपका एग्जाम क्लियर होने में आसान होगा। नाउ, अब मैंने जीरो बजट स्ट्रेटेजी इसको इसलिए बोला क्योंकि टेक्निकली मैंने 1 रुपया भी नहीं खर्चा है। मैंने बस थोड़ा सा पैसा शुरू में इन्वेस्ट किया था कॉमन किताबें खरीदने के लिए। नाउ विच आर दी फाउंडेशनल बुक्स, जैसे पॉलिटी हो गई, एम लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, ल्यूसेंट का जीके जो बहुत ही बेसिक है, फिर एंशंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी की कुछ किताबें होती है, फिर अरिहंत की उस समय चलती थी। अब मैं कोई उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट उस समय अरिहंत काफ़ी पॉपुलर था। तो पाथफाइंडर एक किताब होती थी सीडीएस और एफकेट के लिए, तो वो मैंने ली ली थी ना। अब जब आप स्टडी के लिए बैठते हो ना, तो स्टडी हमेशा पिरामिड होती है। तो पिरामिड का जो बेस है वो आपके फाउंडेशनल बुक्स है। इन किताबों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, यानी आपका बिल्डिंग का बेसमेंट तैयार हो गया। अब उसके ऊपर फ्लोर बनाने हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर ऐड ऑन करने के लिए आप स्पेसिफिक रीडिंग कर सकते हैं। जैसे एंशंट हिस्ट्री के लिए आज भी पता नहीं, बट रोमेला थापर वगैरह का नाम लिया जाता है, हालांकि गलत चीज़ें लिखी गई है उसमें। अब हाँ, एनसीईआरटी फाउंडेशन बुक्स में आएगा। फिर स्पेसिफिक रीडिंग के लिए हिस्ट्री की कुछ पर्टिकुलर होगी, ज्योग्राफी का एक अच्छा ऑथर होगा, है ना। पॉलिटिकल साइंस में फिर किसी और ने कुछ स्पेशलाइज्ड लिखा है, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। बट ये पहले लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेकेंड और थर्ड लेवल आपकी मर्जी पे है। अब थर्ड लेवल में आते थे करंट अफेयर्स वगैरह, तो उनके लिए मैंने विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस की जो मैगजीन आती है ना मंथली, उनके वेबसाइट पे आती है फ्री में, वो पढ़ता था। फिर यूट्यूब चैनल में, अब मैं ऐसे ही रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि मैंने किनको फॉलो किया था। तो डिफेंस मेनिया था उस समय, ग्रेड अप नाम से एक बहुत अच्छा चैनल होता था, बाद में बायजूस ने खरीद लिया। तो उनकी प्लेलिस्ट में लाखों वीडियोस हैं। अन अकेडमी है, डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन भी है। तो ये कुछ 4-5 चैनल्स थे जो मैं फॉलो करता था। तो मेरा करंट अफेयर इसमें से हो गया। तो अब मेरी फाउंडेशन बन गई, मैंने 2-4 स्पेशलाइज्ड किताबें भी पढ़ ली। नाउ ऑल्सो बिकॉज आई वॉज डूइंग माई बीए इन हिस्ट्री, तो कोर्स में जो किताबें थी वो मैं पढ़ता था। एंशियंट के लिए अलग, मॉडर्न मिडिवल के लिए वो सतीश चंद्रा वगैरह है, तो वो मैं पढ़ लेता था। फिर उसको टॉप अप करता था यूट्यूब वीडियोस से और डॉक्यूमेंट्रीज से। बीबीसी का देख लिया या डीडब्ल्यू का डॉक्यूमेंट्री देख लिया। बट इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के सोर्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन आपकी न्यूज़पेपर, आपकी किताबें, उसके ऊपर स्पेसिफिक रीडिंग्स, जैसे रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल हो गई, या मैथमेटिक्स के लिए पता नहीं और किसी का आता होगा, तो वो एक आप ले लो। उसको फिर टॉप अप करना है। ये टॉप अप यानी पिरामिड का टॉप है आपका, बट इसको सबसे कम प्रायोरिटी अपनी देनी है। तो जैसा मैंने पहले बताया, आपने एग्जाम को एनालाइज कर लिया, उसको जिंदगी से जोड़ भी लिया, और यहाँ पे हो गई आपकी पढ़ाई पूरी। इसके बाद आपका जो मैंने बताया, सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी। ये मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि हर कोई कॉपी कर ले एज इट इज़, आपके ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है। बट मैं अपना अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था। नाउ ये सब मेहनत कर लेने के बाद 3-4 या 6 महीने की मेहनत का नतीजा 2 घंटे की एग्जाम से डिसाइड होने वाला होता है। काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक है, बट मेथड वैसी ही है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू अप्रोच। उस 2 घंटे सीडीएस में या 3 घंटे एफकेट में आप क्या करते हो बैठ के, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स की दही खा के जाना, दिमाग शांत रखना, एक दिन पहले अच्छी नींद होनी चाहिए, वो तो है ही। बट एक बार जब आप बैठ गए हो, ये आपका मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन है। उस मोमेंट पे आप क्या करते हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ।
तो पहली जो मैंने मेथड बताई है वो है जंगली शेर की मेथड। जंगली शेर आपने देखा होगा शिकार कैसे करता है कि जब वो घात लगा के बैठता है तो वो पहले ऑब्जर्व करता है हिरन की या जो भी उसको खाना है, वो जानवर हमेशा ग्रुप में घूमते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस भी ग्रुप में आते हैं, 100 200। आपने देखना है कि इन जानवरों में से सबसे आसानी से और सबसे जल्दी पकड़ में आने वाला जानवर कौन सा है। तो ये हो गया आपका पहला अप्रोच। जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर देता है ना, वो सील बंद होता है, कहते हैं कि सील नहीं खोलना, बट मैं यूजुअली खोल लेता था या ऐसे पन्ने पलटा के देख लेता था। तो उसमें दो चार क्वेश्चन तो दिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो जब क्वेश्चन पेपर खुलेगा उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ऊपर से लेके नीचे तक। 15 20 सवाल ऐसे डेफिनेट होंगे जो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये आंसर है। तो ये शेर की मेथड आपने लगानी है। इस मेथड से कम 2 मिनट में 10 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते ही होते हैं, जीके के, इंग्लिश के और रीजनिंग के भी। तो ये मेरी पहली स्ट्रेटेजी होती थी। फिर ये 15 20 क्वेश्चन कर लेने के बाद मैं सेकेंड अटेम्प्ट में सेक्शन वाइज जाता था। अब जैसे इंग्लिश का पेपर है तो मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, तो वो सेक्शन मैं पहले खोल लेता, पहले 5 10 मिनट में उसको सॉल्व किया। फिर मैं जाता था सेंटेंस अरेंज करने होते हैं सीक्वेंस में, उस वाले पे। उसके बाद मैं जाता था ग्रामर पे। उसके बाद मैं सबसे आखिरी में जाता था अपना जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि वो पढ़ के समझने में टाइम लगता है। तब मेरे पास आराम से टाइम होता था 10 मिनट एक पैसेज को देने का, 7 से 10 मिनट। ये मेरा अपना है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और आखिरी में मैं तीसरा अटेम्प्ट देता था उस क्वेश्चन पेपर पे, जब जो सबसे टफ क्वेश्चंस है जो मैंने मार्कआउट करके रखे होते थे सीडीएस में। एफकेट में तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है मार्क फॉर रिव्यू वगैरह, बट सीडीएस में मैं मैन्युअली मार्किंग करता था कि कौन से बचे हुए हैं। अब ये सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं बस 2 मिनट देता था या 1 मिनट अपनी आंसर शीट देखने के लिए। एंड क्योंकि वो जो मार्किंग है वो ऐसे क्वेश्चंस की है जिन पर मैं या तो 100% श्योर हूँ पहली मेथड से, या 80% श्योर हूँ। सो आई यूज टू टेक द बेस्ट ऑफ केस कि भाई मैंने जितने मार्क किए हैं वो सारे बराबर है। तो मैं हिसाब लगाता था कि 50 हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर दो तो कितने मार्क्स बनते हैं। फिर उस मार्किंग की कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये तीसरे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। एंड आई वॉज टोटली स्किपिंग अनश्योर क्वेश्चंस। जहाँ पे श्योर शॉट मुझे पता है कि मुझे नहीं आता, वो मैं खुले दिमाग से छाती ठोक के फेंक देता था कि मैं इसको टच भी नहीं करूंगा, दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। और क्योंकि मेरा मार्क्स कैलकुलेशन आ चुका है, मुझे पता है कि मेरा कट ऑफ तो निकल जाएगा। अब उस लेवल के बाद एक एक क्वेश्चन बड़ी ध्यान से फूक फूक के कदम रखना होता है। आपको कोई टॉप नहीं करना है डायरेक्टली, आपको कोई वहाँ झंडा नहीं गाड़ना है। आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, अब आपको एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अप्रोच से मेरे इंग्लिश में लगभग 120 में से 100 110 क्वेश्चन हो जाते थे सॉल्व। बाकी मैं छोड़ देता था बिकॉज निगेटिव मार्किंग है। सेम स्ट्रेटेजी एफकेट के लिए। अब इसका बेनिफिट मुझे कब पता लगा, जब रिटर्न का ये आता है, रिजल्ट आता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि एक बार आप टोटल मार्क्स अपने कैलकुलेट कर लो आंसर शीट देख के कि कितना है। और क्यों आपने उसको मान लेना है कि सच है, सारे बराबर है, बिकॉज आपने ये मेथड अप्लाई किया है। पहली मेथड में जो 100% आपको जवाब मालूम है उसको आपने मार्क किया। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने 80% श्योरिटी वाले मार्क किए। थर्ड अटेम्प्ट में बहुत कम, 70 60%। तो ऐसे में आपके गलत होने का चांस बहुत कम होता है। ये मैंने ओवर द टाइम सीखा है। सो ये मेरी शॉर्ट में आप ब्रीफ में मेथड थी कि किस तरह से मैंने अप्रोच किया। हो सकता है आपको ठीक लगे गलत लगे, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। अगर लिंक नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे सर्च करो, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज फोरम नाम से ग्रुप है। यू कैन जॉइन अस फॉर गाइडेंस, और अगर आगे और कोई मदद लगती है सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको थोड़ा तो कुछ समझ आया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड जय हिंद।